सास बहू का लकड़ी का फ्रिज। बटुकपुर गांव में शिक्षा और सौदामिनी नामक एक गरीब सास बहू का बसेरा था, जो बतौर बढ़ई बनकर लकड़ी का साज सामान बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। यही उनकी जीविकोपार्जन का जरिया था। क्या हुआ शिक्षा बहू, तब से दरवाजे पर डेरा डाले खड़ी है? माँ जी देखिए ना, इतनी दोपहर हो गई, वृंदा अब तक स्कूल से नहीं आई। चिंता के मारे मेरा जी बैठा जा रहा है। अचानक वृंदा रोते बिलखते हुए आकर उससे चिपट पड़ती है। वृंदा, क्या हुआ मेरी बिटिया रानी, रो क्यों रही है? माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज जब मैं स्कूल गई तो सकड़ू काम्या ने मेरे साथ बेतहाश बुरा बर्ताव किया। अरे ओ वृंदा, चल अपना ये बेकार बस्ता उठा और पीछे वाले बेंच पर बैठ। काम्या कक्षा की बिगड़ैल छात्रा है। उसके खौफ से बेचारी वृंदा बस्ता उठाकर पीछे बैठ जाती है, मगर जेठ की बेतहाशा गर्मी के चलते हर बार वह पानी पीने की आतुर होकर काम्या की बर्फ वाली बोतल को निहार कर कहती है, मुझे छोड़कर कक्षा के अधिकतर बच्चों के घर में फ्रिज है, महज मैं ही मटके का पानी पीती हूँ। अभी कक्षा एकदम खाली है, एक दफा क्यों ना काम्या के बोतल से ये बर्फीला पानी पी लूं। वृंदा चारों ओर नजर दौड़ाकर उस बोतल को उठाती है। उसी बीच क्रूर काम्या वहां आकर बेरहमी से उसकी बाल पकड़कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बोतल को अपने गंदे गलीज हाथ से छूने की? अरे बर्फ का पानी पीने की इतनी चाहत है तो बोल अपने बाप को। अरे दोस्तों, ये बात तो मैंने बिसार ही दी थी कि ये बिन बाप की यतीम बेटी है, जिसकी दुखियारी दादी और माँ बेचारी बढ़ई है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? बिटिया, बहुत जल्दी हमारे पास भी फ्रिज होगा, माँ पर भरोसा रख। उस रात वृंदा के सो जाने के बाद शिक्षा को गहरे सोच में डूबा देख सौदामिनी कहती है, बहू, तू भली भांति जानती है कि हम सास बहू के सिवाय कमाने वाला और कोई नहीं। ऐसे में हमारी माली हालत इतनी खास नहीं, फिर कहाँ से आएगा फ्रिज? माँ जी, पुराने जमाने के लोग सादा जीवन काटते थे, मगर मेरी बेटी वृंदा इस नए दौर की बच्ची है। आज लोगों का जीवन विलासिता की वस्तुओं पर आश्रित हो चुका है। वृंदा को बिलखता देख मुझ बेबस माँ का कलेजा कचोटता है। अगर मैं वृंदा की एक ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं तो लानत है मुझ पर। अगले दिन शिक्षा जोड़े पैसे लेकर एक फ्रिज की दुकान में दस्तक देती है। अरे धन्य भाग्य हमारे जो ग्राहक के कदम पधारे। भाई साहब, जरा इस फ्रिज का दाम बताइए। अरे बड़ी बेहतर चीज पर हाथ रखा है आपने। ये इस दुकान की सबसे महंगी फ्रिज है। इस LG इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज का दाम 2.25 लाख रुपए पड़ेगा। अरे भैया, जरा सस्ता फ्रिज दिखाओ, ये मेरी बजट से बाहर है। ये देखो, मार्क का फ्रिज है, इसकी कीमत महज 32,000 है। अरे नहीं भैया। अरे बहना देखो, सस्ती फ्रिज भी 15,000 के पार है। ये बाजार में बिकने वाली सड़ी सब्जी नहीं। चलो दफा हो, बोनी बट्टा बर्बाद कर दिया। शिक्षा टूटे पीसे मन से घर लौट आती है। आधी रात सन्नाटा छा जाने पर वह चौखट पर बैठी फूट फूट कर रोती है। उसकी सिसकियां सुनकर बगल के बड़े घर में रहने वाला मनी उसके पास आकर बोलता है, अरे शिक्षा बहन, क्या बात है, इतनी हताश क्यों हो? मनी के पूछने पर शिक्षा सिसकते हुए आप बीती बयां करती है, अरे ये तो वही कहावत हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। मेरा फ्रिज पुराना हो गया है, उसके कुछ पुर्जे खराब हो गए हैं। अगर तुम्हारा काम बनता है तो तुम उसे ले लो। अगली सुबह शिक्षा मनी से उस फ्रिज को घर लाती है, जिसे देखकर सौदामिनी माथे पर हाथ धरकर कहती है, हे ईश्वर, अरे बहू, इस कबाड़ का क्या करेगी? इसके बाहर के पुर्जे पुर्जे टूट फूट गए हैं। माँ जी, ये फ्रिज मेरे बेहद काम आने वाला है। अरे ये कबाड़ क्या काम करेगा? माँ जी, जब कूड़ेदान के कचरे का पुनः चक्रण करके उसे कंचन बनाया जा सकता है। ये तो साबुत सामान है। मैं इस टूटे फूटे फ्रिज से लकड़ी के फ्रिज का निर्माण करूंगी। लकड़ी का फ्रिज? अरे बहू, कहीं तू बेटी की ख्वाहिश पूरी करने की होड़ में बौरा तो नहीं गई? अरे फ्रिज लोहे से बनता है, लकड़ी से नहीं। माँ जी, हौसले बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। मैं जिस फ्रिज की रचना करने वाली हूँ वह महज बाहर से लकड़ी का होगा। उसके अंदरूनी हिस्से में इलेक्ट्रिक फ्रिज का ढांचा तैयार होगा। फिर तो मैं इस शुभ काम में मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगी बहू। लकड़ी के फ्रिज का ढांचा तैयार करने के लिए सबसे टिकाऊ लकड़ी सागौन और देवदार की होती है। हम फ्रिज का ढांचा उसी काठ से तैयार करेंगे। दोनों सास बहू फेटा बांधकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं।
अगले ही दिन से लकड़ी की फ्रिज बनाने में संलग्न हो जाती हैं। सवेर से सांझ के भीतर ही पूरे गांव में इस बात की सनसनीखेज हो जाती है। लोग सास बहू की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारी बहुरिया तो बोराई गईल है। सौदामिनी भौजाई, तुम तो तनिक सयानों सा व्यवहार साझा करो। लकड़ी का पलंग, कुर्सी, अलमारी इत्यादि ही शोभत है। अगर ये लकड़ी का फ्रिज बन भी गया तो कौने काम का चली कैसन? अरे अगर तुम इन सास बहू की सोच की सराहना नहीं कर सकते तो उनके यव कम न करो। दोनों सास बहू दिन भर जी तोड़ मेहनत करके सांझ तक लकड़ी के काठ से फ्रिज का सुंदर सा ढांचा तैयार करती हैं। बस बहू, बचा खुचा काम कल करेंगे, थकान के मारे सारा शरीर चूर चूर हो रहा है। दोनों सास बहू देर रात खा पी कर सो जाती हैं और सूरज की लालिमा चढ़ने के साथ एक सवेर उठकर फ्रिज बनाने में जुट जाती हैं। माँ जी, अब हमें इस लकड़ी के ढांचे के भीतर हर एक कोने में थर्माकोल का अस्तर चढ़ाना होगा, तब जाकर पानी का तासीर बर्फ में बदलेगा। सौदामिनी बहू की देखा देखी उसका हाथ बटाने लगती है, जिसके बाद शिक्षा फ्रिज के चारों कोनों में पीतल की पतली चादर की बाउंड्री बनाती है। अब बस इस फ्रिज में बिजली के तारों का जुड़ाव शेष रह गया है। बहुत देर किस बात की, लगे हाथ ये काम भी निपटा देते हैं। शिक्षा अपनी सास सौदामिनी के संग मिलकर आखिरकार लकड़ी के फ्रिज का आविष्कार कर देती है, जिसे जानकर सारा गांव उठकर सास बहू के लकड़ी के फ्रिज को देखने आता है। अरे क्या हो शिक्षा बहू, अब टुकुर टुकुर हम सभी को ताकती ही रहोगी या इस फ्रिज को चला कर दिखाओगी? अरे झुमकी, हम बोलत हैं, ये सास बहू के लकड़ी का फ्रिज बनावल हाथ रह जाती। जैसे ही शिक्षा फ्रिज में लगे तार को बिजली के बोर्ड में लगाती है, फ्रिज चल पड़ता है, जिसे देख सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ, तुम सभी जन स्तब्ध क्यों रह गए? क्यों हरिया, सांप सूंघ गया फ्रिज को देखकर? अरे दादा, ई का बला है बे? ई फ्रिज तो एकदम कैलाश नगरी जैसन ठंडा ठंडा कूलिंग करत है। शिक्षा बहू, वैसे लकड़ी का फ्रिज बनाने का सूझबूझ तुझे आया कैसे? चाची, ब्याह से पहले मैंने शहर में 12वीं तक की पढ़ाई की थी। विज्ञान की किताब में मैंने बिजली से जुड़े जो पाठ पढ़े थे वह अब तक मेरे जहन में बखूबी याद थे। बस उसी शिक्षा और सासू माँ के सहयोग से बन गए। वैसे शिक्षा बहू, तुम दोनों सास बहू कितने सस्ते बजट में आकर्षक लकड़ी का फ्रिज बना दिया। अब मेरे लिए भी एक ऐसा ही फ्रिज बनाना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगी। सभी जन सास बहू के लकड़ी के फ्रिज को देख फूले नहीं समाते और उन सास बहू की खूब सराहना करते हैं। फ्रिज देखकर वृंदा चहक उठती है। देख बिटिया, तेरा फ्रिज। शुक्रिया माँ, अब मैं भी रोजाना बोतल भरकर बर्फीला पानी स्कूल लेकर जाऊंगी। लकड़ी के बनाए फ्रिज के कारण गरीब सास बहू प्रत्येक गांव की सुर्खियों में छा जाती है। अब दूर दराज के गांव के निवासी उनके पास आकर न लकड़ी के साज सामान से बढ़कर लकड़ी के फ्रिज बनाने का ऑर्डर दिया करते, जिससे सास बहू की जीविकोपार्जन का जरिया उनके बेहतर जीवन का कारण बन जाता है। साथियों, किसी भी सामान को बेकार समझने की भूल ना करें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन भर 2 दफा सटीक समय दर्शाती है। भूतिया ट्रेन और हैंडपंप। बिलासपुर नाम का एक सुनसान स्टेशन था। करीब 11 बजे वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में से पकिया बाहर आकर पानी पीने के हैंडपंप के पास जाता है। वो हैंडपंप बेहद पुराना और जाम था। पकिया जोर से उस हैंडपंप को चलाता है कि पानी आने लगता है, जिसे पीकर वो कहता है, अब जाकर मेरा गला तर हुआ है। 2 घंटे से बहुत प्यासा था मैं, और पानी पीता हूँ। ये पानी पीते ही पकिया गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। तभी वो हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। आखिर वो पकिया कहाँ चला जाता है और हैंडपंप खुद से क्यों चल रहा था? क्या वहाँ किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद कुछ लोग स्टेशन से जा रहे थे। तभी एक बच्चे को प्यास लगती है तो उसकी माँ रानी कहती है, चिंटू, पापा के साथ यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। रानी को पानी के स्टेशन पर कोई स्रोत नहीं दिखता। फिर उसे वही हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके पास जाकर वो हैंडपंप जैसे ही चलाती है तो उसे कुछ डरावनी हंसी सुनाई देती है। पानी पीना चाहती है क्या? पी लो और अपने बेटे को भी पिला दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है।
शायद वहम होगा मेरा। रानी हैंडपंप चलाकर जैसे ही उस पानी को पीती है तो फिर से उसे हंसी सुनाई देती है और वो भी पकिया की तरह गायब हो जाती है। वो ट्रेन में एक चुड़ैल और भूत के सामने पहुंच जाती है, जहां भूत ट्रेन को चला रहा होता है और चुड़ैल कहती है, अरे तुम आ गई, स्वागत है तुम्हारा। चुड़ैल, भूत, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? रानी घबराकर ट्रेन की खिड़की और दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, खटखटाती है। ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। तुम चुड़ैल और भूत ने मेरे साथ क्या किया है? ये कौन सी ट्रेन है? मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, मुझे जाने दो। यहाँ एक बार जो आ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता है। अब तुम अपने बच्चों परिवार से कभी नहीं मिल सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा छोटा है। बच्चे छोटे तो सबके होते हैं, जिनकी माँ गुजर जाती है वो भी तो रहते हैं, तुम्हारे बच्चे भी रह लेगा। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये और चिक चिक करे उससे पहले इसे भी वहीं भेज दो जहाँ बाकी सबको भेजा है। तभी चुड़ैल मंत्र पढ़कर अपना हाथ रानी के माथे पर रखती है, जिसके बाद वो गायब होकर हैंडपंप की नीचे जमीन में चली जाती है, जहाँ पकिया भी अंधेरे में चिल्ला रहा था। तो रानी कहती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो जमीन के नीचे की जगह लगती है। हाँ, अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये जगह जमीन तो है, पर हम उसी हैंडपंप के नीचे हैं जहाँ हम पानी पीने के लिए गए थे। इसका मतलब तुमने भी मेरी तरह उस हैंडपंप से पानी पिया था, जिसके बाद उन चुड़ैल और भूत ने हमें इस हैंडपंप के नीचे भेज दिया। हाँ बिल्कुल। तभी उन्हें हैंडपंप चलाने की वहाँ आवाज आती है। लगता है ऊपर कोई इस हैंडपंप से पानी पीने के लिए आया, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। सुनो, क्या तुम्हें ऊपर तक हमारी आवाज आ रही है? इस हैंडपंप से पानी मत पियो, यहाँ से पानी मत पियो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे आवाज दे रहा है? ये आवाज इसी हैंडपंप से आ रही है। राकेश आवाज को करीब से सुनने के लिए हैंडपंप से कान लगाकर सुनता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराहट में पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो भी उस भूतिया ट्रेन में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल उसके माथे पर हाथ रखती है तो एक पीली रोशनी चमकती है और राकेश भी जमीन में उन दोनों के पास पहुंच जाता है। अरे ये गीली सी मिट्टी जगह क्यों लग रही है? क्योंकि तुम जमीन में आ गए हो और उसी हैंडपंप के नीचे हो जहाँ तुम अभी पानी पी रहे थे। क्या? हाँ, और हमने तुम्हें बहुत आवाजें लगाई पर तुमने एक नहीं सुनी। इसका मतलब तुम ही वो थे। ये सब क्या हो रहा है? जानते तो हम भी नहीं है, पर इतना तय है, ये चुड़ैल और भूत जरूर किसी बात का बदला ले रहे हैं हमसे। मुझे बाहर जाना है यहाँ से। तभी विहान, जो कि एक पंडित परिवार से था, वो उस हैंडपंप का पानी पीने वाला था कि उसे आवाज आती है, अगर तुम्हें हमारी आवाज आ रही हो तो इस भूतिया हैंडपंप का पानी मत पीना। आखिर चक्कर क्या है? इस हैंडपंप से आवाज क्यों आ रही है? तभी एक बच्ची उस हैंडपंप को चलाकर पानी पीते ही गायब हो जाती है और हैंडपंप भी अपने आप चलने लगता है। इस बुद्धि को सुलझाने के लिए विहान भी उस हैंडपंप के पानी को पीता है, मगर गटकता नहीं है। तभी वो बच्ची के साथ उसी भूतिया ट्रेन में पहुंच जाता है। अरे आखिर ये दोनों भी हमारी भूतिया ट्रेन में आ ही गए। भूत, भूत, चुड़ैल, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। लगता है ये चुड़ैल और भूत की कोई साजिश है लोगों को गायब करने की। मैं इस पानी को अभी गटकूंगा नहीं, कुछ देर बाद उगल दूंगा। अरे मुंह क्यों फुला रखा है? बीवी से गुस्सा होकर आया है क्या? तभी विहान डरकर बिना कुछ बोले मुंडी हिलाता है। लगता है तू कोई गूंगा है। इतने में चुड़ैल उन दोनों को भी उसी हैंडपंप की जमीन में भेज देती है, जहां इतने सारे लोगों को देखकर विहान हैरानी में आ जाता है और इशारों में बात करने की कोशिश करता है। अरे हमारी मदद करो, हमें बचाओ, पानी पीकर हम यहाँ आ गए हैं। डरिए मत। जैसे ही विहान उस पानी को बाहर उगलता है तो वो वापस उसी हैंडपंप के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? यहाँ कुछ लोग इस हैंडपंप के नीचे हैं। मुझे पता लगाने के लिए उन चुड़ैल और भूत के पास फिर से जाना होगा।
विहान 24 घंटे सोचता है, जिसके बाद वो निश्चय करता है कि गंगा जल के लिए उन भूत और चुड़ैल के पास जाएगा। तभी वो हैंडपंप में कहता है, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुमने सुना? लगता है ये वही आदमी था जो हमें बचाने के लिए यहाँ आया था। शुक्र है भगवान का। बेटा अब तुम भी मत रो, हम बाहर आने वाले हैं। विहान फिर से उस पानी को पीता है, जिसे पीते ही वो भूत और चुड़ैल की भूतिया ट्रेन में आ जाता है और मंत्रों का जाप करता है। अरे तू यहाँ फिर से कैसे आ सकता है? तेरे को तो हमने भेज दिया था ना। हाँ, भेज दिया था। बेहतर होगा तुम ये बताओ कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वरना गंगा जल डालकर तुम्हें जला दूंगा। हम कुछ नहीं बताएंगे। तो तैयार हो जाओ, इस पवित्र जल से तुम्हें तेजाब की भांति महसूस होगा। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करो, हम बताते हैं। 6 महीने पहले हम कोल्हापुर जा रहे थे, तभी स्टेशन पर हमें प्यास लगी। हम दोनों पानी लेने गए थे। उसी हैंडपंप से 2 गुंडे किसी औरत का सामान चोरी कर रहे थे। हम दोनों ने उन्हें मना करते हैं तो वो दोनों गुंडे हमसे लड़कर हमारा सर हैंडपंप में जोर से मारते हैं, जिससे हमारा सर बहुत चोटिल हो जाता है और खून निकलने लगता है। आसपास के लोग डरकर भाग जाते हैं। वो हमारी मदद नहीं करते। हम पुकारते रहते हैं कि बचाओ बचाओ, पर कोई हमारी नहीं सुनता। हम मरने के बाद भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, उन लोगों ने हमारी मदद नहीं करी ना, अब हम इस ट्रेन को और हैंडपंप को भूतिया बना देंगे। इसलिए हम लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें पानी के जरिए हैंडपंप से बुलाते हैं और इधर ही नीचे छोड़ देते हैं। बहुत हो गया, अब तुम्हारा। उन लोगों को रिहा करो। बिल्कुल नहीं। ये कहते ही चुड़ैल उस पर अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग करती है कि वो उछलकर ट्रेन से बाहर चला जाता है और घायल होकर कहता है, हे भगवान, मैं उन लोगों के कैसे बचाऊं? अरे हाँ, मुझे उधर जाना चाहिए। विहान को उस वक्त कुछ ऐसा एहसास होता है कि वो भागकर उस हैंडपंप के पास जाता है और उसे हर जगह से देखने लगता है। कहाँ है, कहाँ है? कोई तो धब्बा होगा इधर। ये रहा, मिल गया। इसी खून के निशान से वो अभी तक इस हैंडपंप से जुड़े हुए हैं। मुझे खत्म करना होगा और ये काम इसी गंगा जल से होगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा कहकर महान पवित्र गंगा जल उस हैंडपंप में वो डाल देता है और हैंडपंप चलाता है। जैसे ही हैंडपंप के अंदर की नकारात्मक शक्तियां ध्वस्त हो जाती हैं और वो हैंडपंप जलने लगता है, साथ ही चुड़ैल और भूत भी जलने लगते हैं। उनके जलते ही हैंडपंप के नीचे बसे लोग ऊपर आ जाते हैं और रोकर विहान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, ये मेरा फर्ज था। और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। पानीपुरी वाली दुर्गा माँ। अजमल खां गांव में रहने वाला प्रीतम गांव के हॉल्ट बाजार में पानीपुरी बेचकर अपनी कमाई से अपना और अपने परिवार का भरसक भरण पोषण करता था। अरे आओ आओ भाइयों और बहनों, पेश है प्रीतम की स्वादिष्ट पानी पूरी। आओ और खाओ पेट भर कर पानी पूरी। सवेरे से शाम तक पानी पूरी की दुकान लगाकर प्रीतम अपने घर लौट आता है, जहां दरवाजे पर खड़ी उसकी गर्भवती पत्नी संध्या कहती है, बंटू के बाबूजी, आप आ गए। मैं कब से आपकी ही बाट जो रही थी। अरे संध्या, माँ दुर्गे की दया से आज मुझे मेरे पानी पूरी के ठेले से बहुतायत में कमाई हुई है। माँ दुर्गे की दया के लिए लाखों लाख धन्यवाद। नवरात्रि आने को है, खरीदारी भी करनी होगी। फिक्र मत करो भाग्यवान, इस बार हम दोनों दंपति माँ दुर्गा की स्थापना शानो शौकत से करेंगे। नवरात्रि की चर्चा समाप्त करके पूरा परिवार खा पी कर सो जाता है। समय गुजरता जाता है, मगर एक रात जब प्रीतम पानीपुरी का ठेला लिए घर की ओर अग्रसर ही हुआ था कि मौसम का रुख बेहद भयातुर भयावह हो जाता है और झमाझम बरसात की बौछार बरसती है। जैसे तैसे प्रीतम ठिठुरते हुए घर पहुंचता है। बाबूजी आ गए, देखो माँ। अजी, आप तो सर से पांव तक बारिश की बौछार में सराबोर हो गए हैं। अरे भाग्यवान, माँ दुर्गा का दिन आने वाला है। माँ दुर्गा हर सावन भादों में आने पर मेह बरसाकर ही तो अपने आने का संदेश सुनाती हैं। खाना खाने के बाद प्रीतम की आंखें चढ़ जाती हैं और वह नींद से ऊँघने लगता है। सभी देर रात सोते हैं, मगर सवेरे प्रीतम की तबीयत बेतहाशा बिगड़ जाती है। अजी,
आपका सारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। आज आपकी जगह पानी पूरी बेचने हॉल्ट बाजार मैं चली जाऊंगी। संध्या, बौराई लुगाई जैसी बातें मत करो। क्या कहेगा गांव जमाना जब पेट से होकर तुम पानी पूरी बेचने जाओगी। माँ दुर्गा न करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वैसे ही गांव से बाजार का पड़ाव पथरीला है। प्रीतम के मनाही के साथ संध्या के कदम घर में रुक जाते हैं, मगर गुजरते दिन सप्ताह में बदल जाते हैं। बावजूद इसके प्रीतम की सेहत संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। वह पूर्णतया बीमारी के बिछौने की जकड़ में आ जाता है। देर रात माँ दुर्गा के समक्ष बैठी संध्या सिसकते हुए कहती है, हे जगत जननी माँ दुर्गा, ये किस बैर का बदला ले रही हैं आप? इतनी सच्ची श्रद्धा थी हम दोनों दंपति के मन में। इस साल नवरात्रि पर शानो शौकत से आपको स्थापित करते, मगर आज मेरे पति और परिवारजन घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। माँ, सुना है जो नवरात्रि के 9 दिन निष्ठा से आपकी पूजा उपासना करता है, आप उस दीन जन की गुहार को अनसुना नहीं करती। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। मैं संपूर्ण श्रद्धा से नवरात्रि के 9 दिन आपकी उपासना करूंगी। ये कहते हुए संध्या माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष ही माथा धरे सो जाती है। नवरात्रि की सुबह एक साधारण औरत उनके घर की दहलीज पर दस्तक देती है। अरे, कोई है? कहिए काकी, किससे मिलना है? बिटिया, हालात की मारी हूँ। मेरे बेटे और बहू ने अपना स्वार्थ साध कर मुझे घर से खदेड़ दिया। काम की तलाश में आई हूँ। काकी, यहीं ठहरिए। संध्या फौरन अपने पति प्रीतम से इस बात की सलाह मशवरा लेती है। सुनो जी, एक मसलूब काकी काम की तलाश में आई है। जब तक आप भले चंगे नहीं हो जाते, क्यों ना हम अपनी पानी पूरी का ठेला इनके जिम्मे सौंप दे। संध्या के पूछने पर बीमार बदहाल अवस्था में बिस्तर पर पड़ा प्रीतम पलक झपकाकर हामी भर देता है और संध्या कहती है, काकी माँ, आपको मेरे पति के ठेले पर पानी पूरी लगाकर बेचना होगा। ये कुछ पैसे हैं, जो भी कमाई होगी उसे हम दोनों आधा आधा साझा कर लेंगे। ठीक है बेटी। दुर्गा उन पैसों से पानी पूरी बनाकर उन्हें सजा धजा कर बेचने के लिए बाजार की ओर अग्रसर हो जाती है। आओ आओ बहनों और भाइयों, इस दुर्गा अष्टमी पर खाओ दुर्गा के हाथ के बने एकदम सात्विक पानी पूरी। अरे ओ पानी पूरी वाली अम्मा, तनिक जल्दी से ठंडा ठंडा खट्टा मीठा पानी पूरी खिला दियो। दुर्गा फटाफट हरिया को पानी पूरी खिलाने लगती है। पहला पानी पूरी खाते ही हरिया पानी पूरी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है, अरे वाह, क्या जबरदस्त पानी पूरी बनाए हो अम्मा। ससुरा एकदम नपा तुला हाथ है और पानी पूरी का ये स्वादिष्ट खट्टा मीठा पानी एकदम अमृत के जैसन लागत है। साक्षात अन्नपूर्णा का वास है तुम्हारे हाथ में। सारी महिमा माँ दुर्गा को मिले। हरिया के बाद सुबह से शाम तक सैकड़ों ग्राहक पानी पूरी खाने आते हैं। सांझ की बेला हो चली है, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद दुर्गा पानी पूरी का ठेला लिए घर लौट आकर सारी कमाई संध्या को देते हुए कहती है, ये लो बेटी, मेरी पहले दिन की कमाई। पैसे गिनकर संध्या कहती है, क्या बात है काकी माँ, आपने तो मेरे पति से बेहतर कमाई की है। ये लीजिए आधे पैसे। बेटी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। सारे संसार ने सवेरे ही माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित कर लिया होगा, मगर तुम्हारा घर अब तक सूना है। काकी माँ, मेरे पास पैसे न थे, मगर नवरात्रि के पहले दिन का पड़ाव पार होने में अभी कुछ समय शेष है। संध्या दुर्गा के साथ बाजार आके माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति और फूल, फलाहार इत्यादि लेकर घर लौटकर उन्हें स्थापित करती है। ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। बेटी, शायद तुम्हें पता नहीं, ज्वा कुसुम के पुष्प और दूब के बगैर नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना संपूर्ण नहीं होती। मगर ये फूल और दूब आपको कहाँ मिले? दरअसल माँ दुर्गा से मेरा गहरा नाता है। अगले दिन दुर्गा सूर्यास्त से पहले उठकर पानी पूरी तैयार करके उन्हें ठेले पर संजोकर बेचने निकल पड़ती है। अरे आओ आओ बहनों भाइयों और खाओ दुर्गा के स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाओगे 100 दफा आओगे। अरे ओ पानी पूरी वाली अम्मा, जरा जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। दुर्गा दिव्या को पानी पूरी खिलाने लगती है। दिव्या बिना रुके खूब सारा पानी पूरी खाकर उसका बखान करके कहती है, अरे वाह अम्मा, क्या जबरदस्त पानी पूरी का चटकारा लगाया है आपने। पेट भर गया, मगर मन है कि भरता ही नहीं।
देखते देखते सांझ ढल जाती है और दुर्गा अपनी पानी पूरी के ठेले को लेकर घर आती है। हर एक गुजरते दिन के साथ दुर्गा की पानी पूरी गांव-गांव में प्रसिद्धि पाती है। ये देखकर संध्या कहती है, काकी, जाने कौन सा जादू है, जिस पानी पूरी को बेचकर मेरे पति 1 गुना कमाते थे, आप उससे 4 गुना कमा रही हैं। तभी तो प्रीतम पानी पूरी वाले के बजाय सभी दुर्गा पानी पूरी वाली कहकर पुकारने लगे हैं आपको। लगता है इन नवरात्रि में माँ दुर्गा हमारे पानी पूरी के ठेले पर बड़ी मेहरबान हुई है। हर एक दिन के पड़ाव के साथ देखते ही देखते नवरात्रि का नवा दिन दस्तक देता है। संध्या सवेर की पहर जागकर सारा घर द्वार साफ सुथरा करके कंजक की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद, अरे बेटी, पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह सवेरे ही बेतहाशा भूख की आभास हो रही है। इस भोजन में से जरा खाने को मिलेगा? अरे काकी, इस पूरी हलवे से सर्वप्रथम माँ दुर्गे को भोग लगेगा, उसके पश्चात कुंवारी कन्याओं को कंजक खिलाया जाएगा, तब जाकर आप खा सकती हैं। मगर बेटी, किसी भूखे की भूख मिटाकर भी तुम्हारा व्रत सफल हो सकता है। नहीं अम्मा, पहले माँ दुर्गा को ही भोग लगेगा। एकाएक साधारण सी दिखने वाली दुर्गा माँ दुर्गा का अवतार धारण कर लेती हैं। संध्या, स्तब्ध ना हो, वो अबला औरत मैं ही थी। जब दीन जन टूटे पिसे मन से मुझे पुकारते हैं, मुझे उनकी सहायता के लिए स्वरूप धरना पड़ता है। इसका मतलब पानी पूरी बेचने वाली माँ दुर्गा आप थी माँ? अपने विदाई के दिन पर दरस देकर तुमने मुझ दीन दुखियारिन को कृतार्थ कर दिया माँ। संध्या माँ दुर्गा को भोग लगाती है, जिसके बाद एक तेजोमय किरण प्रीतम पर पड़ते ही वह अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। आपकी लीला अपरंपार है माँ दुर्गे। प्रीतम, मैंने तुम्हारे पानी पूरी के व्यापार को बहुतायत बड़ा कर दिया है। मेरे विदाई की बेला हो चली है, मुझे लौटना होगा। माँ दुर्गा के जाते ही उनके चरण कमल सोने चांदी में बदल जाते हैं, जिससे दोनों दंपत्ति के जीवन से घनघोर गरीबी की बदरा समाप्त हो जाती है। प्रीतम की पानी पूरी की दुकान माँ दुर्गा की बदौलत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। वह दंपत्ति निष्दिन अपनी सफलता का श्रेय माँ दुर्गा को दिया करते हैं। भूत और चुड़ैल के 5 अनोखे बच्चे। एक गांव में कविता के साथ उसके 5 बच्चे आलोक, कबीर, पल्लवी, मोहिनी, श्रेया रहते थे। 5 बच्चे नदी के किनारे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी नदी में कोई डूब रहा था। देखना, तुम लोगों को पकड़ूंगा मैं, आखिर कब तक बचोगे? अच्छा, तो आजा आजा ना, पकड़। ओए आलोक के बच्चे, पहले ही मुझे तो पकड़ कर दिखा। बच्चे भाग रहे थे और आलोक पकड़ने की कोशिश में था। तभी मोहिनी के कानों में किसी की आवाज आती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, नदी में मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये पकड़ लिया मैंने तुझे। मैं नहीं मानती, रुक जा तू, कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। आलोक, कबीर, श्रेया, पल्लवी, हमें जाना होगा, कोई डूब रहा है नदी में। अरे पर कौन डूब रहा है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा नदी में। मोहिनी की चारों भाई बहन नदी की ओर देखने लगते हैं, जहाँ कोई भी नहीं होता। तभी मोहिनी आंखें बंद करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है और कहती है, वो यहाँ पर नहीं है, हमें आगे चलना होगा। मैं तो पागल हो गई हूँ, हमें तो कोई आवाज सुना ही नहीं दे रही। और क्या, मुझे भी नहीं सुनाई दे रही। बस करो, जरूर कोई डूब रहा है, जल्दी चलो। ये कहते ही मोहिनी नदी के आगे की ओर जाती है, जहाँ से वो आदमी डूब रहा था। अरे बचाओ बचाओ मुझे सांस नहीं आ रही। हैला, ये तो सच में आदमी डूब रहा है। मैंने कहा था ना, हमें मिलकर जल्दी से इसे बचाना होगा। ये कहते ही 5 नदी में जाकर बचाने की उसे कोशिश करती हैं। अंकल, हम बचा लेंगे आपको, आप फिक्र ना करें। अंकल तो बहुत भारी और बेहोश हो गए हैं, कैसे इन्हें बाहर लाएं? हम बच्चे क्या कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से आलोक को शक्तिशाली महसूस होता है और वो अकेले ही उन अंकल को नदी से निकाल कर बाहर ले आता है। उसके चारों भाई बहन हैरानी से उसे देखकर कहते हैं, अरे ये तूने कैसे किया? पता नहीं यार कैसे किया, मुझे अचानक से बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ और मैं उन अंकल को बाहर निकाल के ले आया। कुछ तो गड़बड़ है, तू इतना कैसे शक्तिशाली हो गया?
अरे वो सब छोड़ो, अंकल को होश में लाओ। ये बोलकर कबीर उन अंकल की छाती दबाकर पानी निकालता है और तभी वो होश में आ जाते हैं। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कोई बात नहीं अंकल। तभी वो बच्चों का शुक्रिया अदा करके चला जाता है। रात होती है, सर्दी के कारण लकड़ियां जल नहीं रही थीं। पांचों बच्चे अपनी माँ कविता के साथ घर में थे। कविता खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही थी, पर चूल्हा उससे जल ही नहीं रहा था। चूल्हा जल क्यों नहीं रहा है? खाना कैसे बनाऊं? क्या हुआ माँ? गीली लकड़ियों की वजह से चूल्हा नहीं जल पा रहा है क्या? और क्या दिख नहीं रहा तुझे? अरे तुम दोनों लड़ो मत अब। काश माँ मेरी मुंह ड्रैगन की तरह आग निकालता तो मैं आपका चूल्हा जला देती। ऐसे करके श्रेया के ऐसे करते ही उसके मुंह से आग निकलकर चूल्हे में लगती है और चूल्हा जल जाता है। अरे बाप रे बाप श्रेया, तेरे मुंह से तो सच में आग निकल गई। ये तूने कैसे किया? मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से पता नहीं कैसे आग निकल गई। हाँ, मुझे तो लगता है श्रेया कोई भूतनी या चुड़ैल है। माँ देखो ना, ये आलोक का बच्चा मुझे कैसे बोल रहा है। मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। अरे तुम पांचों आपस में लड़ना बंद करो, मैं बताती हूँ कि तुम में ये ताकत कैसी है। कविता कुछ बताने जाती है, उससे पहले ही एक भयानक भूत उसके सामने आकर कहता है, रुको हिडिंबा, तुम इन बच्चों को अभी सब कुछ मत बताओ, पहले तुम इन पांचों की शक्तियों की परीक्षा लो। जो हुक्म मेरे आका। ऐसा कहकर वो राक्षस गायब हो जाता है और कविता उन बच्चों को एक जंगल में ले जाती है। माँ आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? और वो डरावनी भूत जैसे कौन थे? हाँ माँ कौन थे? तुम्हें सब बताऊंगी, पर जो बोलूं वो करके दिखाओ। अब समय आ गया है, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। श्रेया सामने आओ, जरा अपने मुंह से आग निकाल कर इस घास को जला दो। माँ मुझसे नहीं होगा। आंख बंद करके कोशिश करनी होगी। आखिर माँ करना क्या चाहती हो आप? कविता के कहते ही वो स्वयं आग निकालकर घास को जला देती है और पांचों बच्चे हैरान हो जाते हैं। आइला, मेरे मुंह से दोबारा आग कैसे निकलेगी माँ? कबीर अब तुम अपना ध्यान लगाकर मुंह से पानी निकालने की कोशिश करो और इस आग को बुझाओ। माँ आप मजाक क्यों कर रहे हो? हमारे पास कोई शक्तियाँ थोड़े हैं। तुम पांचों पर अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, जल्दी करो कबीर, आग को बुझाओ। ये सुनते ही कबीर मुंह से पानी निकालकर उस आग को बुझा देता है। भैंस की आँख, मैं तो मुंह से पानी निकाल लेता हूँ और मेरी बहन मुंह से आग निकालती है। माँ फिर तो मुझ में भी शक्ति होनी चाहिए। हाँ तुम में भी है। ये पेड़ देख रही हो कितना लंबा है। आंख बंद करके कोशिश करो कि इस पेड़ से तुम ज्यादा बड़ी हो पाओ। करो। तभी पल्लवी भी अपना ध्यान लगाकर पेड़ से लंबी हो जाती है। माँ आप सब तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हो यहाँ से। इसका मतलब माँ मैं एक ताकतवर हूँ। हाँ तुम पांचों ताकतवर हो। तुम में चुड़ैल और भूत के बच्चों की अनोखी शक्तियाँ हैं। बाकी की बात बाद में बताऊंगी। अब सभी घर चलो। ये बोलकर कविता अपने बच्चों को ले जाती है। पांचों बच्चे अपनी शक्ति आजमाने लगते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम सबसे बड़ी हो सकती हूँ। कितनी शक्तियाँ हैं मुझ में। तुमसे ज्यादा अच्छी मेरी है। मैं ताकतवर हूँ, इस पेड़ को हिला सकता हूँ। देखो तुम दोनों से ज्यादा अच्छी शक्ति मुझ में है। मैं किसी को भी जला सकती हूँ, इस पेड़ को भी। देखा? लगता है तुम चारों मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। ये बोलते ही कबीर अपने मुंह से पानी निकालकर पेड़ पर लगी आग को बुझा देता है और अपने भाई बहनों को भिगा देता है। ओए कबीर, पागल है क्या तू? पूरा गीला कर दिया। और तुम्हें पता है मुझे दूर का सब सुनाई देता है। बच्चों आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये है मेरा असली रूप। मैं एक चुड़ैल हूँ। कोशिश करोगे तो तुम भी इस रूप में आ सकते हो। क्या इसीलिए माँ हम पांचों में अनोखी शक्तियाँ हैं? आंखें बंद करते ही सारे बच्चे भूतिया बच्चे बन जाते हैं। और जो उस दिन आए थे वो तुम्हारे पिता समान है। रुकिए माँ, लगता है झाड़ियों के पीछे कोई हमारी बात सुन रहा है। जब तक मोनिका और बाकी सब उस शख्स को पकड़ पाते तब तक वो आदमी भाग जाता है और गांव में जाकर सबको चुड़ैल और उसके बच्चों के बारे में बता देता है।
तभी गांव के लोग मशाल लिए उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमें पता है तुम लोग चुड़ैल और काली शक्तियों से बने भूतिया बच्चे हो। बताओ क्यों भेष बदल कर यहाँ रह रहे थे? क्या तुम हमें मारना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं बांझ थी, जिसकी वजह से मुझे मेरी सास बहुत बुला करती थी। तनाव में आकर मैंने आत्महत्या कर ली। चुड़ैल के रूप में मैंने बहुत तपस्या करके तब जाकर मेरे पास बकासुर आए और उन्होंने मुझसे कहा, तुमने मेरी बहुत तपस्या की है, इसलिए वरदान स्वरूप मैं तुम्हें 5 अनोखी शक्तियाँ देने वाले भूतिया बच्चे प्रदान करता हूँ, जिसके साथ तुम अपने जीवन बिता सकती हो। शुक्रिया बकासुर, आपने मेरी इच्छा को वरदान स्वरूप दे दिया। आपका धन्यवाद। मुझे अपने बच्चे मिल चुके हैं, अब मैं उनके साथ एक आम जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यही सोचकर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ इस गांव में आकर आम जिंदगी जीने लगती है। मेरा क्या यकीन कीजिए, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं बस अपने बच्चों के साथ छुप कर रह रही थी यहाँ। मेरे बच्चे भी पूरी तरह से अपने असली रूप के बारे में नहीं जानते थे। अगर यही बात है तो अब तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चले जाएंगे। ये कहते ही चुड़ैल अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि गांव वालों के आसपास जंगली जानवर आ जाते हैं और चुड़ैल कहती है, बच्चों, अब समय आ गया है गांव वालों की जान बचाने का। अपनी शक्तियों से इन जानवरों को भगा दो। हाँ माँ। जल्दी से आप सब एक जगह इकट्ठे हो जाइए। ये कहते ही गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और चुड़ैल के 5 बच्चे जानवरों से बचाने के लिए उन्हें मदद करने लगते हैं। कभी अपने मुंह से उन जानवरों पर पानी फेंकता है, फिर आलोक अपनी ताकत से हाथी को पछाड़ देता है। फिर श्रेया मुंह से आग निकाल कर एक लाइन बना देती है। इससे कोई भी जानवर गांव के लोगों की तरफ नहीं आता। फिर पल्लवी अपने कद को बढ़ा कर के पैरों से उन्हें ऐसे डराती है कि सारे जानवर भाग जाते हैं। तब गांव वाले कहते हैं, आप सब ठीक तो है ना? हम सब ठीक हैं। अगर आज तुम्हारे 5 ताकतवर बच्चे न होते तो हम सब का पता नहीं क्या होता। और मैं चाहता हूँ अब से तुम यहीं रहो। ये अब हम यहीं रहेंगे। इस तरह चुड़ैल अपने 5 बच्चों के साथ वहाँ खुशी खुशी रहती है। चांद पर सास बहू का हैंडपंप। ये कहानी है बटुकपुर गांव की, जहां त्रिवेणी नाम की एक गरीब बूढ़ी सास अपनी 3 बेवा बहू रज्जो, राधा और रूपाली के साथ रहा करती थी। वह बेसहारा सास बहू कभी ईंट की भट्टी की तपिश को सहकर चंद पैसे कमाती तो कभी कोयले की बोरिया का बोझा उठाकर अपना पेट पालती, तो वहीं कभी काम ना होने पर प्रचंड बेरोजगारी की मार झेलकर पानी पीकर ही सोती। अरे जेठानी जी, ये क्या, अब खाली गगरी ही लौट आई? क्या बात है बहू, तू इतनी दुखी क्यों दिखाई पड़ रही है? माँ जी, गांव के सरपंच केवट का कहना है कि हम हैंडपंप से पानी नहीं भर सकते। तुम तीनों चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच से बात करती हूँ। ये कहकर त्रिवेणी हैंडपंप पर आती है। सरपंच जी, मेरी बहू रज्जो को हैंडपंप से पानी भरने नहीं दिया। अरे गांव गढ़ ने ये तय किया है कि अब तुम सास बहू को हैंडपंप से पानी भरने का अधिकार न दें। मगर क्यों? क्योंकि पुरखे पुरनिया कह गए हैं कि बेवा की छत्र छाया जल के सोते को सुखा देती है। हमको अपने हैंडपंप का नाश थोड़ी पीटना है। आप सभी जन आज के दौर में ये कैसी दकियानूसी सोच को अपने चितवन में बसाए बैठे हैं। अरे जमाना चाहे जो भी हो, बटुकपुर गांव रीति रिवायत के साथ चलता है। और फिर इस हैंडपंप के निर्माण में तुम सास बहू की ओर से एक पाई का भी योगदान नहीं आया। सरपंच जी, आप भली भांति इस बात से अवगत हैं कि मेहनत मजदूरी से मेहनताना हमको मिलता है, उसे भरसक हम सास बहू को भोजन भी पर्याप्त नहीं पड़ता। ऐसे में हैंडपंप के आविष्कार के पैसे कहाँ से आते? इससे बेहतर तो आप कुआं ना भरवाते। ये सुनकर क्रूर सरपंच केवट खिसियाकर भौं ऊंची करते हुए कहता है, क्यों रे त्रिवेणी, तू मुझ सरपंच को सूझबूझ देगी? बरसों से बटुकपुर की बागडोर संभाल रहा हूँ। इस हैंडपंप से तुम सास बहू को एक बूंद भी नसीब नहीं होगा। केवट के बोल कमान से निकला बाण है। केवट, तुम मुझ बेसहारा बुढ़िया और मेरी बहुओं की पानी की एक बूंद के लिए तरसा रहे हो। ईश्वर इसका बदला लेगा। इस पर केवट के बेरहमी से बूढ़ी त्रिवेणी के बाल पकड़कर दूर फेंकता है। त्रिवेणी का सर पत्थर से टकराने के कारण लहूलुहान हो जाता है। माँ। बच्चात,
चल भाग यहाँ से। त्रिवेणी रोते बिलखते घर लौटती है, जहाँ उसकी तीनों बहुएं एकाएक कहती हैं, हे ईश्वर, सासू माँ, आपके सर से तो खून का रिसाव हो रहा है। रज्जू फौरन हल्दी चूने का लेप बनाकर सास के जख्म पर लगा देती है, जिसके बाद त्रिवेणी तीनों से हैंडपंप पर हुई वारदात साझा करती है। जैसे जैसे सवेर के सूरज की लालिमा देर दोपहर की तपिश में बदलता है, तीनों बहू और बूढ़ी सास प्यास से छटपटाने लगती है। प्यास के मारे मुंह सूखा जा रहा है। हाँ, पानी के बगैर मेरे कंठ कांकल भी बेजुबान हुए जा रहे। तीनों बहुएं हैंडपंप के खाली होने की बाट जो रही थीं। इसी बीच वक्त सांझ की बेला में बदलती है। देखते ही देखते घनघोर रात घिराती है। तभी बिछौने पर लेटी त्रिवेणी करहाती हुई कहती है, पानी पानी। माँ जी प्यास से मंदी है। केवट का पहरुए अभी हैंडपंप पर धरना दिए हुए हैं। हे सृष्टि के रचयिता, कुछ करो। अगले ही पलचन पहरुआ वहां से घर चल देता है, जिसे देख तीनों बहू गगरी लेकर दबे पांव हैंडपंप से पानी भरती हैं। मगर हैंडपंप की स्फुट ध्वनि सभी जन के कानों में उनके वहां होने का संदेश साझा करती है और गांव जन वहां आ धमकते हैं कि क्रूर केवट उन पर कोढ़े बरसा कर कहता है, चोर चोर मौसेरे भाई, अब न केवल तुम्हें बल्कि इस बुढ़िया को भी तुम्हारे चोरी के कारण दंडवत किया जाएगा। घसीट कर लाओ उस बदजात बुढ़िया को। गांव का पुरुष प्रधान समाज जख्मी त्रिवेणी को घसीटते हुए प्रांगण में लाकर पटक देता है, जिसके बाद गांव का तबका सास बहू पर बेरहमी से पथराव करके उन्हें गांव की सीमा से निष्कासित कर देता है। इस जिंदगी से हारी सास बहू मौत की आस में पहाड़ी पर पहुंचती हैं, जहां एक तपस्वी धरती पर चित्त था। उसकी आंखें बेहोशी की बोझिलता में जा रही थीं। पानी पानी, मेरे प्राण छूटने को है, मुझे पानी पिलाओ। ये तपस्वी प्यासा है, इसे पानी पिलाना होगा। माँ जी, वहाँ झरना है, मैं पानी लाती हूँ। रूपाली पानी लाकर जैसे तपस्वी को पिलाती है, आकाश मंडल से तेजो में चमक तपस्वी पर प्रकाशमान होती है। वह साक्षात भगवान ब्रह्म में बदल जाते हैं। अचंभित न हो, मैं सृष्टि का रचयिता तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने उसे बिना किसी खोट खराई से पूर्ण किया। तुम्हारे संग जो घटा है, मैं उसे अवगत हूं। जिस सृष्टि के मानुष को मैंने अपने स्याह से सृजा, आज उनका ये रवैया मेरी समझ से परे है। हे सृष्टि के रचयिता, हम इस दुखदाई दुनिया में और नहीं रहना चाहती। इस गांवगन ने मुझे, बुढ़िया और मेरी 3 बहुओं पर बहुत प्रताड़नाएं बरसाई हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों सास बहू का बसेरा इस पृथ्वी के छोर से सीधे चांद पर बनाऊंगा, जहां एक स्वर्णिम हैंडपंप सदा जल का स्रोत बनकर तुम्हारे कंठ की प्यास को परिपूर्ण करेगा। ब्रह्मा के मंत्र के सिद्धियों से क्षण भर के भीतर ही सास बहू कमल रथ में सवार होकर चांद पर आती हैं, जहां तारों से सजे सुंदर बसेरे के बाहर एक सुनहरा हैंडपंप लगा हुआ था। राधा रज्जो, वो देखो हैंडपंप, चलो जलपान करते हैं। तीनों बहुएं बूढ़ी सास को पानी पिलाकर बारी बारी खुद पानी पीती हैं। प्यास के प्रति उनकी मनोदशा मानो प्यासी हिरनी के समान थी। अब जाकर जान पड़ी है। इस चांद पर बसे हैंडपंप का पानी एकदम मंथन के अमृत के जैसा है। देर रात चांद पर बसे अपने बसेरे को एकटक निहारती त्रिवेणी कहती है, बहू, हम बेबस सास बहू का भाग्य कितना सुनहरा हो चुका है ना। जिस चांद के विरह वियोग में चकोर सारी रात रोता है, आज उस चांद पर न केवल हमारा बसेरा है, बल्कि अमृत जैसा जल देने वाला हैंडपंप भी है। एक और सास बहू की जीवनी चांद पर सोने के समान चल रही थी, मगर भगवान ब्रह्मा का कोप बटुकपुर के निवासी पर टूट पड़ा। अरे कल तक जो बटुकपुर गांव जल के लिए जाना जाता था, आज वो पानी की एक बूंद नहीं वहां पर बची है। भैरव ये कह ही रहा था कि एक तपस्वी वहां आता है। इस गांव में गंगा सदियों तक नहीं आएगी। इतना ही नहीं, अगले 3 दिन के भीतर इस गांव में जल के लिए त्राहि त्राहि मच जाएगी। मगर ऐसा क्यों बाबा? तुमने जो बीते दिनों बोया है,
वही बीज सूखे के स्वरूप फूट रहे हैं। इसकी कटनी करनी होगी। तुमने जो उन बेसहारा सास बहू के संग किया, उसे कैसे बिसार दिया तुमने? तुमने न केवल उस बूढ़ी सास के संग सताव किया, वरन उसकी तीनों बहुओं को भी यातनाएं दी हैं। ये सुनकर सभी शर्मसार हो जाते हैं और केवट कहता है, बाबा आप बताइए, अब मैं अपने गांव को इस संकट से कैसे उबारूं? तुम्हें उन तीनों बहू और उसकी सास को गांव की सीमा में लाना होगा। मगर वो मुझे कहाँ मिलेंगी? वो तुम्हें पृथ्वी के किसी भी छोर में नहीं मिलेंगी, क्योंकि आजकल उन सास बहू का बसेरा चांद पर है। मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूँ। तपस्वी अपने सिद्धियों से केवट को कमल रथ में सवार करके चांद के पार भेजता है, जहां वह अपने सुनहरे हैंडपंप से पानी भर रही थी। केवट को देखकर तीन बहुओं की सास त्रिवेणी तिलमिलाकर कहती है, तू यहाँ चल, आ जा यहाँ से। केवट तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ा है। तुम सास बहू के गांव से निष्कासन के बाद बटकपुर गांव नाश होने को है। जलापूर्ति के सभी सोते सूख गए हैं। हमारी सहायता करो। माँ जी, बीती बातों को बिसार दीजिए, हमें इस चांद से चलना चाहिए। तीनों सास बहू केवट के संग बटुकपुर गांव आती हैं। हे सृष्टि के रचयिता, आपने जिस गांव को अपनी कलम की स्याह से सृजन किया, आज वह सभ्य गांव उजाड़ हो रहा है। सभी हैंडपंप सूख गए हैं, भूमि भी जल के बिना ऊसर हो गई है। काश चांद पर बसा हैंडपंप बटुकपुर की जमीन पर होता। उनके कहते ही चांद पर लगा हैंडपंप ओझल होकर उनके घर के आगे लग जाता है और आकाश मंडल से भगवान ब्रह्मा की भविष्यवाणी होती है। अब से चांद पर का हैंडपंप तुम्हारा हुआ। उसके भीतर से मधु की धाराओं समान जल बहेगा। शुक्रिया भगवान। इसके बाद गांव का सारा समुदाय अपने पापों की पुष्टि करके सास बहू से माफी मांगता है, जिसके पश्चात सभी हैंडपंप पानी की बूंद से उफन पड़ता है। इस तरह चांद पर तीन बहू के सास के हैंडपंप की कहानी यहीं समाप्त होती है।